नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद में आपसे बातचीत हो रही है। लेकिन आज की तारीख में चाहे दाल रोटी की बात करें, चाहे रुपए पैसे की बात करें, चाहे इंटरेस्ट की बात करें, लेकिन इन सबको ओवरसी कर रहा है, इनका सबको ओवरशैडो कर रहा है अमेरिका की ट्रेड डील। क्योंकि कुछ भी आप कहीं बात करने जाइए तो ये होता है कि भाई ट्रेड डील हो जाएगी तो ये हो जाएगा, ट्रेड डील हो जाएगी तो ये हो जाएगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं उस ट्रेड डील का जो एक साल से ज्यादा हो। अब एक साल हो रहा है, 20 तारीख को ट्रम्प साहब का एक साल हो जाएगा। मुझे एक एक तो ट्रेड डील को जरा समझाइए कि ये क्या अमेरिका चाहता है और क्या हो रहा है। दूसरा, मुझे एक चीज और समझाइए। अमेरिका ने पिछली बार भी जब हमारे ऊपर किया था तो बाकी के ऊपर उन्होंने ट्रेड टैरिफ लगाए थे कि हम ज्यादा कर रहे हैं कम। हमारे को उन्होंने बोला था कि पेनाल्टी लगा रहे हैं। जी और हाँ। इस बार उन्होंने जो टर्म यूज किया है ट्रंप ने, उन्होंने कहा है कि वी आर गोइंग टू पनिश इंडिया। वो पनिश हमें, मतलब जैसे कान पकड़ पकड़ के उठक बैठक करवाएंगे, तो इसलिए उनको हम ये कर रहे हैं और जी हाँ। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। और ट्रंप आज कोई और अजीब बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बांग्लादेश का कोई अजीब बात करे और मोजाम्बिक का। लेकिन अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बात करता है तो उससे दिक्कत होती है। और जी मैं इसलिए इस बात को कह दूं कि लुटनिक भी एक कॉमर्स सेक्रेटरी जो उन्होंने साफ साफ ऑन रिकॉर्ड कहा कि अगर मोदी जी जी ने बात कर ली होती तो ये ट्रेड डील हो गई होती। तो वो तो सारा दोष जैसे यहां मर रहे हैं। ये जी हाँ। ओवरऑल है कहां हम लोग और क्या होने जा रहा है आपके हिसाब से? आपका असेसमेंट क्या है इस पे, जरा प्रोफेसर साहब एक बार। देखिए, जो अमेरिका कर रहा है वो अब जो छुपी हुई बात थी वो खुल के आ गई है। अमेरिका दुनिया को डोमिनेट कर रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और अभी तक वो कोशिश में था कि एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन अपनी मनमानी तो कर ही रहा था। जैसे कि ईरान में उन्होंने तख्ता पलटा 1954 में। जगह जगह उन्होंने अपनी CIA ने और बाकी उनकी एजेंसीज ने जाल फैला रखा है। और ये बात तो अब साफ हो गई है कि जैसे वेनेजुएला में अभी उन्होंने किया मडूरो को अरेस्ट, तो वहां पे कैबिनेट में उनका व्यक्ति बैठा हुआ था जो उनको जानकारी दे रहा था कि मडूरो कहाँ है, क्या है। तो जो अमेरिका है उसने सब देशों में पेनिट्रेट करके अपने लोगों को बिठा रखा है, जिससे कि उसकी जो साख है वो बनी रहे। तो ये बात अभी तक तो छुपी रहती थी, लेकिन जब से आपने देखा कि ये पेपर्स लीक आउट हुए, जो विकी लीक्स में हुए या बाकी और हुए, उससे पता लग रहा था कि अमेरिका का दखल सब जगह है। अब ये बात एकदम जी। खुल गई है। ट्रंप ने कहा कि मैं राजा हूं, जो मैं चाहूंगा वो मैं करूंगा। और इसीलिए उन्होंने ट्रेड पे किया, इसीलिए वो सारे देशों पे दबाव डाल रहे हैं। वो अब ग्रीनलैंड भी लेने को तैयार हैं, जबकि ग्रीनलैंड तो नेटो का हिस्सा है। नेटो ने अपनी फौजें भी वहां भेज दी हैं। तो एक तरह से नेटो में टूट हो जाएगी इससे। पर वो उसको जब मानते नहीं है, वो कह रहे हैं कि मैं तो सब जगह करूंगा। मैं वेनेजुएला का ऑयल, अब वेनेजुएला पे कब्जा भी हो गया, फिर भी शिप्स उनके वो अपने कब्जे में ले रहे हैं। छठा जहाज अभी उन्होंने कब्जे में ले लिया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोलंबिया को भी करूंगा, मैं मेक्सिको को भी करूंगा। तो मतलब ये कि मैं जो मर्जी कर सकता हूं। तो मोदी के सामने भी वो यही बात है कि भारत, वो अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। और मैं आपसे बात मनवाने के लिए आपके ऊपर टैरिफ भी लगाऊंगा और आपके ऊपर दूसरे जो चीजें भी करूंगा। तो मेरा मानना है कि जो लुटनिक ने जो कहा कि भाई अगर बात हो जाती, तो मुझे लगता है वो काफी नहीं था। वो मोदी को झुकाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी बार बार कह रहे हैं मैं विश्व गुरु हूं। तो इससे वो चिढ़ते हैं कि आप विश्व गुरु नहीं है, आपकी जगह आपको हमने दिखा दी कि आप की कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अगर होती तो भारत अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकता था। अब ईरान के मामले में भी भारत कह रहा है कि हम अपना ट्रेड वहां से जो खत्म कर देंगे, जिससे कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ ना लगे। और 500% टैरिफ की बात है कि अगर रूस से हम जो अपने संबंध रखते हैं तो 500% टैरिफ भी लग सकता है। तो जब तक भारत एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना नहीं शुरू करेगा, तब तक वो अमेरिका दबाता जाएगा। अब देखिए, चीन के ऊपर वो नहीं दबाव डाल पा रहे, हालांकि चीन भी जो है वहां से रूस से तेल ले रहा है, क्योंकि चीन की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। उसके पीछे वजह यह है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, और टेक्नोलॉजी डेवलप करने के साथ साथ उन्होंने अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर डेवलप की है। इसीलिए वो आज जो है नंबर 2 पावर हो गए हैं। अमेरिका को उनकी बात सुननी पड़ती है। अमेरिका ने जैसे टैरिफ लगाए अप्रैल में, तो तुरंत जब चीन के ऊपर जो क्रिटिकल चीजों पे टैरिफ थे उनको हटाना पड़ा। फिर जो जी। रेयर अर्थ के मामले में उनको जो सुनना पड़ा। तो चीन ने बार बार कहा कि अगर बाकी देश सब एक साथ हो जाएं तो फिर जो अमेरिका अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रंप ने बड़ी समझदारी या बड़ी क्लेवरनेस के साथ सारे देशों को बांट दिया।
तो उन्होंने अलग अलग नेगोशिएशन किया, ब्रिटेन के साथ अलग नेगोशिएशन किया, ईयू के साथ अलग किया, जापान, कोरिया, सबके साथ अलग अलग। तो एक गठबंधन नहीं बन पाया। अगर जब बाकी देश सब एक साथ हो जाते अमेरिका के खिलाफ, तो जो अमेरिका ये सब नहीं कर पाता। पर बाकी सब देशों ने सोचा कि देखो हम तो एलाई हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेशन मिल जाएगा। तो फरवरी में जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री वहां अमेरिका गए और बात हुई कि हम ट्रेड को $500 बिलियन कर देंगे, वगैरह वगैरह, करेंगे। है ना। तो ये सारी बात उनके दिमाग में थी कि हमको तो जो कंसेशन मिल जाएगा, क्योंकि हम तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो जो बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर देश हैं, उनसे हमारा टैरिफ कम रहेगा, तो हमें फायदा पहुंच जाएगा। तो ये, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेगर दाई नेबर पॉलिसी, यानी कि हम अपने जो उसी हैं उसके जो मतलब चाहे उसको नुकसान हो, पर हमें फायदा होना चाहिए। तो ये जो पॉलिसी रही हमारी कि हमको जो बेटर टैरिफ मिलेंगे, उसका उल्टा हो गया, क्योंकि ट्रम्प साहब नाराज हो गए। हमने उनकी बात नहीं मानी कि जो उन्होंने सीज फायर हमारी कराई, हम कहते रहे कि नहीं, सीज फायर में तो उसका कोई रोल ही नहीं रहा। तो तरह तरह से जो ट्रम्प जो राजा इस समय दुनिया के हैं, वो हमसे नाराज हैं, है ना। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि मोदी अगर जब वहां पे फोन कर लेते तो बात बन जाती। मुझे लगता है कि उनके सामने दो चीजें जो जरूरी हैं अमेरिका के, जो ट्रम्प चाहते हैं, एक तो हम रूस के साथ संबंध अपने खत्म कर दें और अमेरिका के साथ ही बनाएं। और इस पे आपने देखा कि वहां के जो बड़े दिग्गज हैं, जो ट्रम्प के जो कैबिनेट वगैरह में, उन्होंने बार बार कहा कि भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहता है हमारा, लेकिन वो नहीं कर रहा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को करना चाहिए। यानी उनका कहना है कि सारी बात माननी चाहिए। वांस ने कहा, उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा, लुटनिक ने कहा, सब ने कहा कि भारत वो नहीं कर रहा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर को करना चाहिए। तो ये चाहते हैं कि हम पूरी तरह से उनके जो चंगुल में रहें, हम पूरी तरह से उनकी बात माने। और वो भारत कर नहीं सकता, क्योंकि हम जो अपना कृषि का बाजार नहीं खोल सकते, हम रूस से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो स्ट्रेटेजिक हथियार है वो रूस के हैं। तो S-400 मिसाइल हो गई, सुखोई एयरक्राफ्ट हो गया, बाकी आपके ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, इनका तो बहुत बड़ा हिस्सा तो रूस के ही उससे है। तो इसलिए जो वो चाहते हैं वो हम कर नहीं सकते। तो ये हम फंस गए हैं कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। ना हम चीन के खिलाफ ज्यादा जा सकते हैं, ना रूस के खिलाफ जा सकते हैं, और ना अमेरिका के खिलाफ। तो इसीलिए हम दबाव में आए हुए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ट्रम्प अभी कर रहे हैं, वो एक अपना राजा होने का, वो सब जगह सारी दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्होंने जो टर्म्स लगाए ईयू पे और जो कनाडा पे और जापान पे, जो उनके सबसे क्लोजेस्ट पार्टनर है, उन पे भी टर्म्स लगाए कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो मतलब जो सबसे ताकतवर देश है वही कह रहा है कि हम बाकी सबसे कंसेशन लेंगे, और जो उसको कंसेशन मिल रहा था, है ना, वो तो उसको है ही, क्योंकि सारे के सारे नेगोशिएशन जो पिछले 70 साल में हुए, वो सारे अमेरिका के उसमें हुए हैं। अमेरिका ने ही डिसाइड किया कि WTO में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का ट्रेड होना चाहिए, किस प्रकार के टैरिफ होने चाहिए, किस प्रकार के जो बाकी जो संबंध होने चाहिए दुनिया में। अब वो कह रहा है कि वो सब जो छोड़ दो, मैं अपनी ताकत सबको दिखाऊंगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो सब हो रहा है, उसमें खतरा ये है कि अब जैसे उन्होंने वेनेजुएला में जब राष्ट्रपति को पकड़ लिया, अब वो ग्रीनलैंड में अपना जब वो करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस साल 2026 में ये अब ट्रेड के आगे निकल जाएगा, और यहाँ पे अब जो पॉलिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक वो है अलायंसेस वगैरह, उस पर असर पड़ेगा कि आप मतलब जो पॉलिटिकली और जो सोशली क्या करेंगे, वो अमेरिका के दबाव में सारे देशों को करना पड़ेगा। तो सारे देशों के पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव है कि वो सारे मिल के अमेरिका को कन्फ्रंट करें, और उसमें चीन को और ईयू को और जापान को पहल लेनी पड़ेगी। हमारी वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है कि हम पहल उसमें ज्यादा ले पाए, पर अगर वो लेते हैं तो हमको उनके साथ रहना पड़ेगा। जी, जी। मैं एक चीज़ इसी से, और क्योंकि प्रोफ़ेसर साहब, अब मुझे लगता है कि चीन से जितना व्यापार हम कर रहे हैं, जितना इम्पोर्ट कर रहे हैं ख़ास करके, हमारा ट्रेड बैलेंस तो बिल्कुल ही वो है, मतलब पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो अब ये जो हम एक पर्दे में कहते हैं ना कि चीन को ये कर देंगे, चीन को वो कर देंगे, ये बंद कर देना चाहिए। साफ-साफ कहिए कि हम, चीन हमारा एक पार्टनर है और हम उससे इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम उस पे डिपेंडेंट हैं। वो कह देंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके संबंध भी बेहतर होंगे और बहुत सी चीज़ों में और भी। इस पे मैं एक छोटी टिप्पणी चाहूंगा कि चीन तो अब हमारा सबसे बड़ा मतलब हमारे यहाँ की जो व्यवस्था चल रही है उस पे चीन का बहुत ज्यादा दखल है। मैं इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि बहुत सारी हमारी फैक्ट्री है, उनमें चाइनीज इक्विपमेंट है, और वो चाइनीज इक्विपमेंट के लिए हमें जो चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है,
और जब से भारत ने जो ये गलवान के मुद्दे के बाद जब से वीज़ा देना कम कर दिया, तो हमारी फैक्ट्रियां ठीक से चल नहीं पा रही हैं। तो इसलिए हमें जो हमारे बिजनेसमैन को कहना पड़ा कि आप इनको वीज़ा दीजिए, और हम जो टेक्नोलॉजी के जो आइटम्स इंपोर्ट करते हैं, हाई टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी, उनको भी हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ से सस्ता माल आता है। तो इसलिए हम उन पे बहुत निर्भर हो गए हैं। तो इसलिए हमें उनके साथ जो ट्रेड के संबंध है वो तो हम बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अब एक स्ट्रेटेजिक वे हमको उनको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक रूस को और चीन को लग रहा था कि पिछले 20 साल में हम अमेरिका की तरफ झुक गए हैं। तो ये जो झुकाव है उससे वहां पे एक डिस्ट्रस्ट है। यहाँ तक कि ब्रिक्स के अंदर वो समझते हैं कि हम एक ट्रोजन हॉर्स हैं, हम मतलब अमेरिका के जो वहां पे कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे प्रधानमंत्री एससीओ समिट के लिए गए, तो उससे लग रहा है कि अब हम जो स्ट्रेटेजिकली भी वहां पे जो करेंगे, जिससे कि चीन से और रूस से हमारे संबंध बेहतर हों। तो ये मतलब एक आप समझिए कि डिप्लोमेटिक मूव्स हैं, इनमें समय लगता है, इसमें तुरंत नहीं होता है, क्योंकि जो भी आप मतलब उनसे साथ संबंध बनाएंगे। तो अभी उन्होंने कश्मीर में भी ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका एक हिस्सा चीन ने ले लिया है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इन पे हमें डिप्लोमेटिकली मूव करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बदलनी पड़ेगी। प्रो अमेरिका जो जी स्ट्रेटजी हमने 20 साल से अडॉप्ट की है, उसको ही हमको बदलना पड़ेगा। और हो सकता है कि जो चीन भी फिर उसके बाद जो बॉर्डर के हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे वो जो प्रेशर ना डाले, और वो फिर हम आपस में कुछ समझौता कर लें, क्योंकि चीन को भी लगता है कि भारत को अगर हम अमेरिका से अलग थलग कर देंगे तो उनके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो हम क्वाड का हिस्सा हैं, हम जो उनको एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन को, जैसे चीन हमें एनसर्कल कर रहा है। तो ये डिप्लोमेटिकली इसका हल निकालना पड़ेगा। जी जी। मैं मुझे तो इतना ही लगता है प्रो साहब कि जो आम आदमी की जिस तरह से आप एक नफरत चीन के प्रति हम लोग लगातार फैलाते रहे हैं, आज से नहीं पिछले 50-60 साल से, और जो एक राष्ट्रीय मानसिकता है ना, उसको भी शायद बदलने का समय है, क्योंकि आप केवल व्यापार करेंगे और राष्ट्रीय करेंगे तो वो कहीं कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत होगी। अब मैं एक चीज और जरा आपसे पूछ लूं, ये जो डेवलपमेंट के आंकड़े आ रहे हैं, आज भी मैं देख रहा था, वो बहुत है कि 8-9% हमारी इकोनॉमी है और हम तो बिल्कुल ही क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे। आप इस पे कई बार बता चुके हैं कि ये सारे आंकड़े ठीक नहीं हैं, ये जो भी प्रोजेक्शंस हैं ये यथार्थ से बहुत दूर हैं, जमीनी हकीकत से दूर है। लेकिन हम लोग डिपेंड तो इन्हीं आंकड़ों पे कर रहे हैं, तो करें मतलब क्या करें यार, एक आम आदमी को समझाने के लिए क्या किया जाए? देखिए, अभी तो आईएमएफ ने भी कह दिया कि हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें परेशानी है, कि वो मतलब रिलायबल नहीं है। और उन्होंने खासकर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ नोटबंदी के समय से, कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े सही नहीं है। और वो अब जो आईएमएफ ने भी कह दिया, उन्होंने 3-4 और भी चीजें कही जो हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि जो डिस्क्रिपेंसी है वो बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो अब आईएमएफ ने एक तरह से एंडोर्स कर दिया कि हम लोग जो कह रहे हैं कि हमारे जीडीपी के आंकड़े सही नहीं है, और वो दिख भी रहा है। अगर आप अलग अलग सेक्टर्स को देखें, तो जैसे ट्रेड सेक्टर है, उसमें ई कॉमर्स 20-30-40% बढ़ रहा है। तो वो कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जब डिमांड है, जो पहले हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो दुकानदार थे वहां से डिमांड वहां चली गई। अब हम तो खुद ही देख रहे हैं कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पहले जो बिल्कुल ई कॉमर्स नहीं करता था, अब वो अपना 80-90% वो जो खरीद फरोख्त है वो ई कॉमर्स से कर रहा है। बच्चे कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। तो यानी कि जो ग्रोथ हो रही है संगठित क्षेत्र में, उसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, और ये हमारे आंकड़े नहीं दिखाते हैं। तो जो 94% लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर धक्का लग रहा है, और इसीलिए बेरोजगारी बढ़ी हुई है हमारे देश में, खासकर महिलाओं की और शिक्षित नौजवानों की वो बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। तो हमें जो समझाना है आम पब्लिक को, वो ये कि देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं सरकार के, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि उसमें हम कॉर्पोरेट सेक्टर का ले लेते हैं आंकड़ा, खासकर जो क्वार्टरली डेटा होता है उसमें 300-400 कंपनियों का डेटा ले लेते हैं। पर हमारे यहाँ देश में तो 6.5 करोड़ जो माइक्रो यूनिट्स हैं, स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं, उनका डेटा तो आता नहीं स्टॉक मार्केट के डेटा में, उनका डेटा नहीं आता है हमारे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के डेटा में। तो जो सरकारी आंकड़े हैं वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के ग्रोथ को दिखा रहे हैं, और जो असंगठित क्षेत्र में गिरावट हो रही है, जो मैं नोटबंदी के समय से कह रहा हूँ कि उनको 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का हर साल नुकसान हो रहा है, यानी 8 साल में उनको 100 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और जो उन्होंने जो फ्रीबीज या इस तरह से बांटा भी है, वो तो सिर्फ जो 4 लाख 3 लाख करोड़ जो हर साल है। तो यानी कि वो आपको जो अगर मिल गया 8 साल में, तो 30-32 लाख करोड़ रुपए मिल गया, पर नुकसान तो 100 लाख करोड़ का हो गया है। तो ये बात हमको समझानी पड़ेगी आम आदमी को, कि जब तक सरकार की नीतियां सिर्फ संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाने में और क्रोनी कैपिटलिज्म को आगे बढ़ाने में रहेगी, तो देश में जो गरीब आदमी है वो पिसता रहेगा।
और जो आंकड़े गलत होंगे तो महंगाई के आंकड़े भी गलत होंगे। ये आम जनता कह रही है कि सरकार कह रही है कि जो हमारे जो महंगाई हो तो 1% या आधा प्रतिशत ही बढ़ रही है, लेकिन आम जनता कह रही है कि वो तो बहुत ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं। आप दाल खरीदने जाइए, आप तेल खरीदने जाइए, आप जो भी मार्केट में खरीदने जाइए उसके दाम बढ़े हुए हैं। तो सरकार के आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो कमजोर होती चली गई है, और IMF उसको बता रहा है कि ये हमारे जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है। तो इसलिए हमें आम जनता को एजुकेट करना बहुत जरूरी है कि आप सरकारी आंकड़े हैं उन पे ना जाएं, जो ऑल्टरनेट जो आपको दिख रहा है उसको सोच के जाएं। पर ये इसके लिए ऑपोजिशन को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात फैलाने में ऑपोजिशन जो है, एनजीओ तो करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन एनजीओ की रीच उतनी नहीं है जितना कि ऑपोजिशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन की होती है। तो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को एक तरह से ये कमर कसनी चाहिए और ये इस पे कहना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो डरते थे, वो ऑफिशियल आंकड़ों को जो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जब सत्ता में आएंगे तो उनको भी ऑफिशियल आंकड़ों पे निर्भर होना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि इस समय ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये बातें करें बड़े पैमाने पे। वो वोट चोरी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन डेटा का जो है जिसमें असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो वो पॉलिसी में अदृश्य कर दिया है, डेटा में अदृश्य कर दिया असंगठित क्षेत्र को, इसकी बात फैलाना बहुत जरूरी है। जब वो फैलेगा और आम जनता मान लेगी वो बात, क्योंकि आम जनता को दिख रहा है कि जो वो बेरोजगारी है, यहाँ पे दाम तेज हैं, लेकिन सरकार के लिए सब ठीक हो रहा है और हम तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हम तो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हम तो विश्व गुरु हो जाएंगे। इस सबको उनको पंक्चर करना चाहिए, खासकर आंकड़ों के साथ। जी जी। मैं प्रो साहब एक चीज और जरा आपसे, क्योंकि उसके बाद बात नहीं हो पाई थी, ये जो मनरेगा को इन्होंने खत्म करके जी राम जी कुछ कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल भी बात कर रहा था उसी किसी मनरेगा का जो नोडल अफसर होता है एक ब्लॉक में, उससे बात कर रहा था। उसका कहना है कि 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये स्कीम धीरे 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 अपना दम तोड़ के ये खत्म हो जाएगी, इसको इसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बहुत से वो हैं कि पहले वो पंचायत वर्क इशू करती थी, अब ऊपर से आएगा, वो कई कई उसके हैं। लेकिन मेरा मूल प्रश्न यह है कि अगर मनरेगा खत्म होता है तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये इसने बहुत संभाला था। बड़े किसानों को शुरू में दिक्कत हुई थी, हम लोगों को भी हुई थी, हम लोगों को लगा था ये आ गया, इतनी मजदूरी बढ़ गई। मैं बात कर रहा हूँ 2006 की। लेकिन आज की तारीख में एक आम गांव के व्यक्ति के जेब में कुछ पैसा तो जाता था। ये लार्जर है उसका अगर कैनवस कर दें तो उसको कैसे आप देख रहे हैं कि आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद? देखिए, मेरा मानना है कि अभी लेबर के उस पे मुद्दे पे 2 बड़ी चीजें हुई हैं। जो लेबर कोड था, लेबर कोड को 2019-20 में किया गया, 4 जो थे वो अभी तुरंत इंप्लीमेंट हो गए नवंबर में, और फिर उसके तुरंत बाद ये आ गया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को ये वीबी जी राम जी बिल से रिप्लेस कर देंगे। ये दोनों चीजें एकदम से हुई क्यों? मेरा मानना है यहाँ पे भी ट्रंप का ही जो वो असर है, क्योंकि ट्रंप हमारे कृषि को खुलवाना चाहते हैं और वो हमारे जो मार्केट हैं उनको खुलवाना चाहते हैं। तो हमारे जो इंडस्ट्री है, जो हमारा कृषि है, वहां पे उनको अगर ये करना है तो वेजेस को स्क्वीज करना पड़ेगा। तो जब लेबर कमजोर होगा तो आप वेजेस को स्क्वीज कर पाएंगे। तो जो आपके जो कोड, लेबर कोड वाला मामला है, वहां पे ट्रेड यूनियंस को कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, जो इंडिविजुअल वर्कर है वो तो लड़ नहीं सकता, वो तो ट्रेड यूनियन के जरिए ही लड़ सकता है। अगर उसको ज्यादा तनख्वाह चाहिए या उसको वर्किंग कंडीशंस बेटर करानी है तो वो अकेले नहीं लड़ सकता, वो ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस को कमजोर किया जा रहा है। और यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में भी जो हमारा वहाँ पे वर्कर है किसानी में, उसको कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि जब उसको काम नहीं मिलेगा तो कम दाम पे जब काम करना शुरू करेगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये इसलिए की जा रही है क्योंकि ट्रंप कह रहा है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को खोलो, आपका जो कृषि है उसको खोलो। तो कृषि में जो हमारे जो किसान हैं, जो वेल ऑफ किसान हैं, वो चाहते हैं कि वेजेस कम हो। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोशल पर्सपेक्टिव में देखें तो हर एक वर्कर को एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए, मिनिमम वेज भी नहीं। जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में मिनिमम वेज से भी कम मिल रहा था, तो उनको तो एक लिविंग वेज मिलनी चाहिए। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया गया है, लेकिन ये सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये सरकार कह रही है कि अगर हमको अमेरिका की बात माननी है तो हमें अपने जो कैपिटलिस्ट हैं और जो वेल ऑफ फार्मर्स हैं उनको रिलीफ देना पड़ेगा, वहां पे वेजेस कंप्रेस हों, ना कि प्रॉफिट। तो ये जो है, मुझे लगता है ओवरऑल प्रेशर वहां का है। और इससे जैसे आपने सही कहा कि धीरे धीरे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट में जो मदद मिलती थी वो कम होती जाएगी, तो वहां वेजेस कम होंगी।
अच्छा, रूरल एरियाज की परेशानी क्या है? वहां पे भी मैकेनाइजेशन बड़े लेवल पे है। अगर आप देखें तो पहले जैसे हल बैल से आप जैसे जोतते थे, अब जो ट्रैक्टर से कर लेते हैं। जो जमीन आप 3 दिन में 1 एकड़ करते थे, अब 3 घंटे में हो जाती है। और उसी तरह आप जैसे कटाई करते थे फसल की, तो हाथ से होती थी, अब वो हार्वेस्टर कंबाइन आ गए हैं। तो वहां पे भी थ्रेशर आ गए हैं, पोटैटो डिगिंग मशीन आ गई हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए वहां पे जो हमारे किसानी है, उसमें भी अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन खत्म हो गया है। तो वहां पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरह से जो हमारा संग्रहित क्षेत्र है, वो एक रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, जिससे कि आप संग्रहित जो लेबर है उसको भी कमजोर कर देते हैं। तो कुल मिला के ये स्थिति है, जहां पे कि आप लेबर को कमजोर कर रहे हैं और कैपिटल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे कि जो अमेरिका का दबाव है, उसका असर हमारे जो कैपिटल पे पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। तो मेरा मानना है कि जी इसके पीछे एक बड़ी चीज है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट आज कम हो जाएगा, ये तो एक प्लान है जिससे कि रोजगार कम हो जाएगा। अब ये इसका एआई का असर और ज्यादा फैलेगा अगले साल 2 साल में। तो मुझे लगता है कि हम एक तरह से अराजकता की तरफ जाएंगे, क्योंकि जहां पे रोजगार और कम हो जाएगा, क्योंकि आपने जो इस तरह के कंसेशन दे दिए हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम खत्म कर दी आपने, शिक्षा में आप जो कटौती करते हैं, स्वास्थ्य में कटौती करते हैं, जहां पे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है खासकर शिक्षित नौजवानों के लिए। तो इस सब से मुझे लग रहा है कि हम एक तरह से अराजकता की तरफ जा रहे हैं, और ट्रंप साहब हमें सबको अराजकता की तरफ धकेल रहे हैं, और हम लोग उसको कन्फ्रंट करने की जगह उसमें जो और आगे हम चलते चले जा रहे हैं। जी जी। प्रो साहब, मैं एक चीज पे इसलिए आपका विचार, क्योंकि मैंने एक अभी कल परसों में एक स्कीम आई कि जो डिलीवरी वाले हैं, गिग वर्कर्स हैं, उनको सरकार की लेबर मंत्रालय ने कहा कि 10 मिनट का आपके ऊपर जो एक आता है 10 मिनट में डिलीवरी, वो हटाया जाता है और इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूं। मेरे हिसाब से ये पूरी कवायद कंपनी को ताकत बढ़ाने के लिए दी गई है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि उन्होंने ये तो हटा दिया कि 10 मिनट की बाध्यता खत्म, लेकिन 10 मिनट में पहुंचाना है, ये कहीं नहीं कि इसको आधे घंटे में पहुंचाना है। अब वो जो लड़के हैं उनका जब आप डिटेल पढ़िए, वो भी एक लंबी स्टोरी की थी, उनको एक दिन में 30-35 अगर डिलीवरी नहीं करेंगे तो वो नहीं चल पाएगा उनका। उनको एक 600-700 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो उनके ऊपर वो प्रेशर तो हरदम रहेगा कि आपको करना है, और कंपनी का कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब अगर कुछ करेंगे तो कंपनी कहेगी हमने थोड़ी कहा था, हमारा तो ये अपने अपने आप अगर जाके कोई एक्सीडेंट कर दे। लेकिन दैट थिंग रिमेन्स देयर। मेरा कहना यह था कि ज्यादा जरूरी जो आप कह रहे हैं लिविंग वेजेस, और एक दिन में उस पर रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि भाई आप 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा आप डिलीवरीज नहीं कराएंगे 8 घंटे में। उस पर कुछ नहीं हुआ है, वो तो वैसे ही चल रहा है, 30 करो, 35 करो, 40 करो। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि ये तो इससे कंपनी ज्यादा मजबूत हो गई और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। तो सर, हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो हमारा लेबर है, वो तो इसलिए पिस रहा है क्योंकि आप उसको बहुत कम पे कर रहे हैं। आप उसको मतलब जो उसको पे करना चाहिए वो कम करेंगे, तो वो फिर और ज्यादा जब भाग भाग के जब करेगा, तो ये प्रेशर यहीं से आ रहा है कि उसको इतना कम पे किया जा रहा है। तो वहां पे एक कोई वेजेस निर्धारित करनी चाहिए। अब ये कहते हैं कि नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव, उनको तो एग्जीक्यूटिव का नाम दे दिया है कि वो तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, वो जितना करना चाहें वो करेंगे। पर यहाँ पे लेबर रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। ये लेबर रेगुलेशन जो है, ये जो नए जो बिल आ रहे हैं, कोड आ रहे हैं, उसमें भी कहा जा रहा है कि गिग वर्कर्स वगैरह को होना चाहिए, उनके लिए रेगुलेशन। तो वो रेगुलेशन जो इसका बाजार का रेगुलेशन करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ये पिसते ही रहेंगे। और ये तो जैसे आपने जी कहा, वो कंपनियों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो तो जो कह रहे हैं कि भाई हम तो अब कह नहीं रहे कि भाई 10 मिनट में करना है, आप आधे घंटे में करो, आप 1 घंटे में करो। पर फिर आप जब उनको जब पे ज्यादा नहीं करोगे तो वो जो अपना भाग भाग के करेंगे। तो इसलिए ये तो हमारी सरकार जो है, वो बहुत ही प्रो कैपिटल है और एंटी लेबर है। और ये जी सभी जगह दिख रहा है। वो आपको जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में दिख रहा है, वो आपको जो लेबर कोड में दिख रहा है, वो आपके जो शिक्षा नीति में दिख रहा है, वो आपके क्रोनी कैपिटलिज्म में दिख रहा है। जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो इसी तरह बढ़ रहा है कि वहां पे जब मैसिव प्रॉफिट हो रहा है तो इतने सारे बिलियनर्स क्रिएट हो रहे हैं, जबकि नीचे के लेवल पे आप जब परेशानी में हैं और आपको जब 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए सरकार बहुत ज्यादा प्रो कैपिटल है और एंटी लेबर है। जी जी। मैं आखिरी प्रश्न करके खत्म करूंगा। और एक प्रोफेसर साहब, एक इस पे इसलिए टिप्पणी चाह रहा हूं, ब्रिक्स का इस बार जो चेयर, मतलब जो होस्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, भारत कर रहा है, भारत चेयरमैन है इस साल ब्रिक्स का। और ब्रिक्स और अमेरिका तो बिल्कुल ठान दिया है कि उसको ब्रिक्स को खत्म करना है, नष्ट करना है। और ऐसे में भारत की चेयरमैनशिप आ गई है। ये मैनेज कैसे करेगा भारत की, या वही जो अभी तक अमेरिका के सामने हम घुटने टेक दिए वही हाल रहेगा? क्योंकि
इस पे एक छोटी टिप्पणी, भारत के लिए अजीब सी स्थिति हो गई है। जी हाँ, पर हालांकि ऐसा है कि ब्रिक्स में अब 5 देश नहीं रह गए, वहां तो अब करीब 10 हो गए हैं, 10 या हाँ 12, हाँ। 25-26 चाहते हैं ज्वाइन करना, और जो जी, उनकी जी, संख्या जी। बढ़ गई है। तो एक बड़ा जो संगठन है, अगर भारत हम जो एक स्ट्रेटेजिक वो करें तो ब्रिक्स को आगे बढ़ा सकते हैं हम, है ना। पर यह कि उसमें चीन और रूस हमें सस्पेक्ट करते हैं कि हम अमेरिका का गेम प्ले करते हैं। तो हमें चीन और रूस को जो कन्विंस कराना पड़ेगा बाकी देशों को कि हम एक न्यूट्रल, एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना चाहते हैं, यानी कि जो नेहरूवियन पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, हम उसके तहत चलेंगे। पर उसका असर ये होगा कि अमेरिका और दबाव डालेगा। पर अगर ब्रिक्स से हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, जैसे चीन का उदाहरण लीजिए, चीन का ट्रेड अमेरिका से कम हो गया लेकिन बाकी देशों से उन्होंने ट्रेड बढ़ा लिया, तो इस बढ़ा साल दिया, करेक्ट। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का उनका सरप्लस हो गया। तो चीन वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कर रहा है कि वो सबसे ताल्लुक रख रहा है, सबसे ज्यादा ट्रेड उसका अमेरिका के साथ है, लेकिन उसको धीरे धीरे घटा दिया। उसके जो रिजर्व सबसे ज्यादा अमेरिका के डॉलर में थे, उसको उन्होंने घटा दिया। वो आगे की 5-10 साल की सोचते हैं, हम लोग 1 साल की नहीं सोचते हैं। तो हमें भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे क्रिएट करें। उसमें ब्रिक्स हमारा सहायक हो सकता है, पर उसके लिए हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। हमें जो इतनी प्रो अमेरिका पॉलिसी हमने अडॉप्ट की है पिछले 20 सालों में, उससे हमको हटना पड़ेगा। और एक जो प्रो नॉन अलाइंड जो पॉलिसी, जिसमें हम इक्वी डिस्टेंट रखेंगे अमेरिका से, चीन से, रूस से, वो हमें पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और जो सारी जो गठबंधन देशों का माइनस अमेरिका, उसको क्रिएट करने में मदद करनी पड़ेगी। ये सब हम कर सकते हैं। अमेरिका जरूर दबाव बढ़ाएगा, लेकिन वो तो दबाव में हम हैं, तो और क्या दबाव बढ़ाएगा। वो ज्यादा ये कहेगा हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, या वो कहेगा H1B वीजा कम कर देंगे। लेकिन भारत को ये अपने 10 साल की नीति सोचनी चाहिए कि इन सब से क्या है, उसको हम बदल सकते हैं, हम बाकी देशों के साथ और जो अपना गठबंधन बना सकते हैं। तो एक हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जी, जी। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब कि एक हम लोग ने कॉम्प्रिहेंसिव आपने सारी चीज़ें समझा दी। मैंने जानबूझ के बजट पे इसलिए कुछ नहीं पूछा कि बजट तो अब सामने दिख रहा है, उस जी पे हाँ, जी बजट हाँ, आ जाए तो उस पे देखेंगे। अब जरूर। हालाँकि अब बहुत लोगों की की उत्सुकता नहीं रह गई है बजट में, क्योंकि वो एक क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, उससे बहुत बहुत ऐसा है, कुछ देखिए, लोग प्रभावित हैं। एक गलत धारणा है कि बजट मैटर नहीं करता। बजट में कुछ नहीं भी हो तो मतलब कि आपकी नीति वैसे ही चलती रहेगी जैसे अभी तक है। तो जो आपकी समस्या है जी, उसका हल नहीं निकलेगा। तो बजट में अगर कुछ जी, भी नहीं करते, सिर्फ जो कंटिन्यू करते हैं, वो भी अपने आप में एक परेशानी होगी। बजट में अगर कुछ करते हैं और ज्यादा प्रो क्रोनी कैपिटलिज्म करते हैं, और ज्यादा प्रो कैपिटलिस्ट करते हैं, तो उससे भी परेशानी होगी। तो इसलिए जी, बजट तो हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट होता है, जो यूनियन बजट। तो इसलिए उसकी अहमियत तो बनी रहेगी। जी। मुझे तो डर ये लगता है कि कहीं और पिसाई ना शुरू कर दें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हर बार उसको कसते जा रहे हैं और प्रो अमीर की तरफ वो हो जा रहा है कि उसमें गरीब आदमी को तो वो मतलब कुछ इस तरह की इसीलिए राहत तो नहीं दिखती। इसीलिए मैंने कहा ना कि जी, अगर आप जो अभी की नीतियां उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो भी परेशानी है। अगर आप और ज्यादा प्रो कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, प्रो क्रोनी कैपिटलिस्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी परेशानी है। तो इसलिए जी, बजट तो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है, उसका असर सारे देश पे पड़ेगा और अगले साल के उस पे पड़ेगा। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग। बहुत-बहुत ना शुक्रिया।